हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक पढ़ाई में। आज हम लोग टेंथ साइंस का अगला पार्ट देखने वाले हैं। टेंथ साइंस में जो हम अगला चैप्टर देखने वाले हैं वो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम लोग पाँच पाँच, जैसा कि बेसिकली हम हर चैप्टर में करते हैं, 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। उस पर सबसे पहला आपका आएगा चार्ज और करंट क्या है, इसको देखेंगे। एमीटर और वोल्टमीटर क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये देखेंगे। फिर कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, बहुत सारे आपके डेली यूज में भी सामने आएंगे, उसको भी आप कैसे पहचान सकोगे, इस पे भी आगे हम देखेंगे कि बेसिकली सिंबल्स किस रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वोल्टमीटर के लिए सिंबल्स कैसे यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस और इसके फैक्टर्स क्या क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फिर देखेंगे ओम्स लॉ और जूल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों लॉ। ओम्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जूल्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है। तो आज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग पहले ये सोचिए कि आज की लाइफ में पॉसिबल है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई काम हो जाए। कोई काम का इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप बेसिकली आप देखो तो ये जो आप लेसन पढ़ रहे हो, ये वीडियो पढ़ रहे हो, ये भी आप इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ही पढ़ पा रहे हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी आप फ़ोन चार्ज नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो मतलब लाइफ कहीं ना कहीं टोटली या ज़्यादा लेवल तक इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। थिंक लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस मॉडर्न सोसाइटी। इस मॉडर्न सोसाइटी में बिना इलेक्ट्रिसिटी की लाइफ सोचना भी बहुत मुश्किल है। आप खुद सोच के एक बार देखिए कि अगर आपके पास लाइट नहीं रहेगी, ठीक है 2 घंटे 4 घंटे पावर बैंक है आपके पास, वो ठीक है, वो सब छोड़ के उसके बाद आउट ऑफ बॉक्स आप सोच के देखो, फिर देखो कि आपको समझ में आ जाएगा क्या है आज की। और एक बात और है, सिंस वी आर साइंस स्टूडेंट सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है, एक शब्द है, इस शब्द को अच्छे से समझें कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे लिए सिर्फ एक शब्द नहीं रहा अब कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट आ गई, ऐसा कुछ कौन नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो सब हमें समझना, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अच्छे तरीके से समझें। तो आइए एक एक करके देखते हैं। बेसिकली सबसे पहला जो बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट या बोल लो या बेस होता है इसका, वो चार्ज होता है। और चार्ज से ही कहीं ना कहीं करंट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात करते हैं। तो चार्ज होता क्या है पहले देख लेते हैं। इट इज़ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। इट कैन आइदर बी निगेटिव और पॉजिटिव। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यह बहुत छोटा पार्टिकल होता है। कहाँ पे होता है? एटम में प्रेजेंट होता है। ये निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। एक छोटा सा पार्टिकल जो कि एटम में प्रेजेंट होता है, और ये पॉजिटिव या निगेटिव। पॉजिटिव अगर बात करेंगे तो प्रोटॉन, निगेटिव बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन। तो मतलब चार्ज क्या होता है? चार्ज इज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, समझ में आया चार्ज क्या है? चार्ज एक स्मॉल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एटम में होता है। ये पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सी से। सेकेंड पॉइंट आप लोग देख लीजिए, नेट चार्ज कैसे निकालते हैं। ठीक है, चार्ज हो गया तो नेट चार्ज कहीं पे कैसा होगा? नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इज नियरली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में जितने चार्ज होते हैं वही हम मानते हैं कि नेट इक्विवेलेंट चार्ज होता है। इसका बेसिकली ये कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो मान लिए जाते हैं कि ऐसा होगा, या कोई ना कोई थ्योरी की बेसिस पे। इस पे हमें नहीं जाना है कि ये कहाँ से आया, ये कंक्लूजन, ये फैक्ट। बेसिकली ये हमें मानना है अभी कि जो नेट चार्ज माना जाता है, नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इज इन नियरली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसके इक्विवेलेंट नेट चार्ज होता है। निकालते कैसे उसको? क्यू। क्यू अब आप लोग देखिए, देखो चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, नेट चार्ज जो होता है। उसके बाद एन, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेट चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू एन ई। ई मतलब इलेक्ट्रॉन में, जैसे हमने पहले ही एक फैक्ट पढ़ लिया कि जो नेट इक्विवेलेंट चार्ज होता है वो नियरली इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसके बराबर होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है वो टोटल नेट चार्ज आ जाएगा। तो Q इक्वल टू एन ई, बेसिकली ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। इससे आप न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, कभी इलेक्ट्रॉन पूछेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेट चार्ज पूछता है, आप डायरेक्टली Q इक्वल टू एन ई फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ई इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है। अब इसके बाद आती है बात करंट की। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। ध्यान दीजिएगा, बात चार्ज की नहीं हो रही कि चार्ज का फ्लो।
नहीं, नेट चार्ज की बात हम लोग करेंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज करंट। जो नेट चार्ज के फ्लो होने का रेट होता है उसको हम लोग करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज करंट। इसको डिनोट कैसे करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। तो अब रेट कहीं पे भी आप बेसिकली अभी आप शायद आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हो, लेकिन जब रेट ऑफ की बात कहीं करते हैं तो उस पर टाइम से या कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। उस टर्म में मैं गलती से बात कर गया क्योंकि मुझे याद नहीं था कि आप लोग का लेवल अभी 10th में है, क्योंकि वो अभी बेसिकली यहाँ पे होता नहीं है। तो रेट पे जब बात करेंगे तो इसको टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर डेफिनेशन याद कर रहे हो करंट की तो आपको समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या होता है? क्यू, हमने पहले बात कर ली है। रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना है, तो आई, क्योंकि आई को हम करंट को हम आई से डिनोट करने वाले हैं, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट का फॉर्मूला आ गया है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पे क्यू नेट चार्ज है और टी टाइम है। ये SI यूनिट क्या होता है? ये SI यूनिट इसका एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं उसको। इसके बाद आता है अमीटर। अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। बात करते हैं आगे। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन राइट जा रहा है तो करंट लेफ्ट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। तो ये बात समझ में आई आपको कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करता है कन्वेंशनली। ये हमने माना है, ऐसा कुछ रूल है। अब इसकी हम प्रॉपर रीजन दे सकते हैं, लेकिन ये कन्वेंशन माना गया है कन्वेंशनली। जो अब हम लोग को जो पढ़ना है, तो आप सिंपली ये याद रखो कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट करंट फ्लो होता है। इट फ्लो फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता है निगेटिव टर्मिनल साइड। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड। अब ये जो स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं करंट की, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसको या तो आप मिली एम्पियर में रिप्रेजेंट कर सकते हो या माइक्रो एम्पियर में। जो ऊपर वाला आपका क्वेश्चन था नेट चार्ज निकालने के, क्यू इक्वल टू एन ई या आई इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट निकालने का, तो बेसिकली आपको ज़्यादा एम्पियर में चार्ज नहीं दिया। अगर मिली में भी आएगा माइक्रो में भी, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट समझाई से आप लोग याद रखिए कि मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है और माइक्रो एम्पियर में 10⁻�6। याद रखिए 10⁻�6 माइक्रो, 10⁻³ मिली। ये आपको याद रखना है ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अब अमीटर की बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है। अमीटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सर्किट में मेजर करने की जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो डिवाइस हम यूज करते हैं, उसको हम अमीटर बोलते हैं। अमीटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं अमीटर। अमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। अब बात करते हैं ये कनेक्ट कैसे होता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा सर्किट के सीरीज में। अब सीरीज पैरेलल क्या होता है थोड़ी देर में आपको समझ में आने वाला है। बेसिकली अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। अमीटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सर्कल होता है यहाँ पे, थोड़ा मैंने नहीं बना नहीं पाया हूँ, तो उसके लिए आगे हम जब सिंबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव प्लस माइनस को यूज करके ए यूज करते हैं अमीटर के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो व्हेन देयर इज डिफरेंस इलेक्ट्रिक प्रेशर। जब इलेक्ट्रॉन, देखो हमने पहले बात की चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। फिर हमने करंट बात की, जो नेट चार्ज फ्लो हो रहा है उसको आप करंट बोल रहे हो। उसके बाद हमने बात की कि जो डायरेक्शन होता है करंट का वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। तो अपोजिट होता है मतलब उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो होगा जब इलेक्ट्रिक प्रेशर में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, अंतर होगा, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। जैसे आप बेसिकली मान सकते हो वाटर फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब। किसी भी वाटर टैंक, आपकी वाटर टैंक जो होता है उस पर बेसिकली पानी किधर जा रहा है इसको हम देख सकते हैं। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज हाई प्रेशर एट वन साइड। पानी कब फ्लो होता है एक जगह से, किसी भी ट्यूब में आप रख दो, या मान लो बेसिकली आप अपने घर की सप्लाई देख लो, तो ऊपर अगर टंकी लगी हुई है तो ऊपर से नीचे ही आएगा। नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फोर्स करना पड़ेगा। तो मतलब ऊपर हाई प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर है, तो इसीलिए इस पर भी बात की गई है।
इट इज़ पॉसिबल व्हेन देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस हो, जब तभी ऐसा पॉसिबल है किसी का फ्लो होना। हम इस समझा रहे हैं पानी का, हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं कि क्या होता है वहाँ पे। इलेक्ट्रिक प्रेशर को समझाने के लिए मैं पानी का एग्जांपल ले रहा हूँ। देन इट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई से लो प्रेशर की तरफ हमेशा जाएगा। मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक प्रेशर हाई है वहाँ से जहाँ इलेक्ट्रिक प्रेशर लो है उधर साइड जाएगा। पानी हमारा जो टंकी पे होता है वहाँ पे प्रेशर उसका हाई होता है, और जो नीचे आता है वहाँ पे उसका प्रेशर लो होता है। इस वजह से पानी ऊपर से हमेशा नीचे आता है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड पॉसिबल ड्यू टू केमिकल एक्शन। इलेक्ट्रिक करंट के केस में अगर बात करें तो जो चार्ज फ्लो होता है वो तभी पॉसिबल होता है जब केमिकल एक्शन हो कहीं ना कहीं। तो और केमिकल एक्शन से क्या होगा, केमिकल एक्शन से होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। हमने पहले ही बात की थी इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस आना चाहिए। तो जब कहीं ना कहीं केमिकल एक्शन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा दो टर्मिनल्स के बीच में, तो उस पर इलेक्ट्रिक प्रेशर आएगा, और इलेक्ट्रिक प्रेशर आएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो वहाँ पे करंट आएगा। करंट कैसे आएगा, क्योंकि करंट क्या है, फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज नोन एज करंट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है ये आप लोग देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आया, ये वर्क डन है। क्या है, फिर से मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ। एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पे, कहाँ पे, फिर से देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पे जितना वर्क डन लगेगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ इंग्लिश में, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब बात करते हैं वोल्टमीटर क्या होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ बातें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं, करंट पढ़ चुके हैं। तो वोल्टमीटर देखते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एमीटर जैसे होता है वैसे ही वोल्टमीटर होता है। एमीटर का काम क्या था, करंट, किसी भी सर्किट में करंट मेजर करना। तो इसका क्या काम हुआ, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट मेजर करता था कौन, एमीटर। और वोल्टमीटर क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसको वोल्टमीटर बोलते हैं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमेशा सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना होता है उसके पैरेलल हमेशा। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। अब मैं इस थोड़ा आप रिकैप करता हूँ। आपने एमीटर पढ़ा था तो उस पर क्या था, होता था वो सीरीज में कनेक्ट होता था। यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस हाई होता है तो उस पर रेजिस्टेंस लो होता है। याद रखिएगा, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। सिंबल्स की हमने बात की थी, तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेल को नॉर्मली लाइन से, बेसिकली जो आपका फर्स्ट दिख रहा है उस पर एक, ये दोनों बराबर आप नहीं करोगे वो कैपेसिटर हो जाएगा, एक छोटा एक बड़ा रखोगे आप, तभी ये आपको सेल बोलेगा, सेल इसको बोलेंगे। बैटरी जो होती है, बैटरी को सेल से थोड़ा अगर बढ़ा दिया जाए, उसी के 2 यूनिट 3 यूनिट लगा दिया जाए तो उसको बैटरी हो जाती है। बेसिकली हमें ये समझाना था यहाँ पे, सेल, बैटरी और एमीटर देखना था। एमीटर वोल्टमीटर इंपॉर्टेंट होते हैं। एमीटर को मैंने बताया था वहीं पे, ये जो आप देख रहे हो 8th नंबर पे, पॉजिटिव निगेटिव के साथ सर्कल में ए आप रख दो, पॉजिटिव निगेटिव के साथ सर्कल में आप वी रख दो, वोल्टमीटर हो जाता है। तो सिंबल्स का हमें ऐसे ध्यान रखना है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और इसके लिए मतलब वी, आई और आर के रिलेशन के लिए लाया गया है। ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ये आप जब आगे और हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे। बेसिकली अभी आपको ओम्स लॉ पढ़ना है। ओम्स लॉ क्या है, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो किसी भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, इसके एंड में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि ओम्स लॉ क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है ये उसी के पोटेंशियल, उसी के दोनों एंड के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसी भी कंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, प्रोवाइडेड कंडीशन इसकी क्या है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो वहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लगेगा फिर। तो
तो इसलिए टेम्परेचर सेम रहने पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। फार्मूला इसका होता है V इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई जो होता है वो प्रोपोर्शनलिटी, आई जो आर जो होता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। अब रेजिस्टेंस की बात, अब आई आर वी है क्या, वी वोल्ट इलेक्ट्रिक, आर क्या होता है, हाँ बात कर रहे थे आर क्या होता है। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, मतलब ये कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो करने का अपोज करती है। क्या करती है, करंट के फ्लो करने की अपोज करने की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल आप लोग को दिख रहा है ऐसे थोड़ा डॉटेड लाइन पे, डॉटेड नहीं, सर्कुलर। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, ओम होती है। एक 1 ओम कैसे आप डिफाइन करोगे, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, मतलब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम हम तब बोलेंगे व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1, मतलब जब उसका कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट हो और करंट उस पर 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा हो। मतलब 1 एम्पियर का, किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो हम उसकी जो रेजिस्टेंस आएगा उसको 1 ओम बोल देंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड होता है, फैक्टर्स, रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऑन इट्स लेंथ, लेंथ पे, कंडक्टर के लेंथ पे, लेंथ के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ए से डिनोट करते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं, 3 फैक्टर हो गए, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल अब कंडक्टर आपने ले लिया, चेंज होने वाला नहीं है, तो बेसिकली 2 पे डिपेंड करने वाला है, लेंथ और एरिया। अब देखते हैं किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। ध्यान दीजिएगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए के होता है। तो आर इज प्रोपोर्शनल एल बाई ए। अब इसका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो आ जाता है जो रेजिस्टिविटी होता है। रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। हम पहले ही बोल चुके 3 फैक्टर में डिपेंड करता है, तो उस पर एक जो हम कंडक्टर ले रहे हैं तो वो तभी फिक्स हो जाता है। तो बेसिकली आर, अब जब आप निकालना चाहोगे तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए फार्मूला यूज करोगे। क्या फार्मूला यूज करोगे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो की वैल्यू आपको दी रहेगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर दिया रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा, जो भी एक वैल्यू नहीं दी रहेगी उसके अकॉर्डिंगली आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ईजी होगा आपको। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। फिर से देखिएगा, रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट का लेंथ हो वो वायर का, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 यूनिट का हो, उससे जितना रेजिस्टेंस आएगा उसको आप रेजिस्टिविटी बोलते हो। रेजिस्टिविटी फॉर ए मटेरियल इरिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। हमने पहले ही बोला था, जैसे ही कंडक्टर हम ले रहे हैं तो रेजिस्टिविटी इसकी फिक्स हो जाती है, क्योंकि वो मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो लेंथ और एरिया को अगर हटा दे तो फिर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट मान जाती है, या होती है, ऐसा माना नहीं जाता, होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी वेरी करती है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉय की, मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो वो जो एलॉय का होता है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है देन किसके, मेटल्स के। आप एग्जांपल की देख सकते हो, जो कॉन्स्टेंटन है एलॉय है उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, जबकि इस पे जो दिया है कॉपर और निकल के कंपैरिजन में उसकी रेजिस्टिविटी वो हाई होती है। एग्जांपल में के लिए आप रेजिस्टिविटी देख सकते हो, एग्जाम्पल टंगस्टन, जो हम लोग 100 वाट का बल्ब यूज़ करते हैं, पहले शायद अभी हो या ना हो, उस पर टंगस्टन लगा होता है, तो उस पर आप देख सकते हो उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। कनेक्शन ऑफ रजिस्टर, आप बात करते हैं रजिस्टर मतलब कोई भी रजिस्टर, रजिस्टर इन द सेंस आप लोड बात कर सकते हो कि लोड का कनेक्शन कैसे होता है। हमने पहले ही बात की थी, अभी अमीटर में हमने देखा था, उसको सीरीज में कनेक्ट करने वाले थे हम लोग, वोल्टमीटर था उसको पैरेलल में कनेक्ट करने वाले थे, तो कनेक्शन उसका होता कैसे है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज पहले बात करते हैं, कोई भी लोड हो वो सीरीज में, इसको एक और दूसरे नाम से भी जान, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज को ही मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। मान लो आपने 3 रेजिस्टेंस ले लिया, R1 R2 R3, सीरीज में जैसे डायग्राम में दिखाया गया है ऐसे आप कनेक्ट कर दे रहे हो। द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम,
करंट तीनों रजिस्टर्स में सेम होगा। तो हमें पहला याद रखना है, सीरीज में करंट क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा करंट में, सीरीज के कनेक्शन में करंट हमेशा सभी रेजिस्टेंस में सेम होगा। तो चेंज क्या होगा, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वी से डिनोट करते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं पहले। तो करंट सभी सीरीज का अगर कनेक्शन है तो करंट सेम होगा, लेकिन क्या चेंज होगा, वी चेंज होगा। वी अगर चेंज होगा तो वी का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वी इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R1 R2 R3 नेमली दिया गया है। तो आप जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, V इक्वल टू V1 V2 V3 तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस आप देखोगे, तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस आप देखोगे तो आई तो सब में, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ये सीरीज की प्रॉपर्टी, करंट सेम होगा, करंट सेम होगा मतलब आई कॉमन हो जाएगा। तो R1 R2, क्योंकि V का फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर है, तो V1 का V इक्वल टू आई R1, V2 का सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो आप बेसिकली जब देखोगे तो आर इफेक्टिव जो आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सेवरल रजिस्टर्स जॉइन इन ए सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब ये हुआ कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो अलग अलग, आप R1 R2 R3 को जोड़ दो उतना ही आएगा उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो बेसिकली सीरीज में आपने क्या पढ़ा, इस पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे करंट सेम रहने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने वाला है, और जो आर इफेक्टिव आएगा वो सबके सम के बराबर आएगा। अब दूसरा कनेक्शन देखते हैं, पैरेलल। पैरेलल का एक नाम और है मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इस पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस उस पे मैक्सिमम मिलने वाला था, इस पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम मिलेगा। इस पे भी आप देखो R1 R2 R3 हमने एग्जांपल में अपने रेजिस्टेंस के लिए लिया। इसका जो कनेक्शन है वो आप देख रहे हो कि पैरेलल में लगाया गया है। पैरेलल का जो कनेक्शन होता है वो इस प्रकार होता है। तो इसके लिए आप देखो फार्मूला आपने पढ़ लिया, V इक्वल टू I1 R1 या V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो वो है ना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम रहने वाला है सभी रेजिस्टेंस में। यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है, करंट अगर चेंज होने वाला है तो हम ओम्स लॉ के फॉर्मूले से I इक्वल टू V बाई आर निकाल सकते हैं। सभी R1 में I1 करंट जा रहा है, R2 में I2 करंट जा रहा है, R3 में I3 करंट जा रहा है। तो सबकी वैल्यू मैं ओम्स लॉ से निकाल रहा हूँ, I1 इक्वल टू V बाई R1, क्योंकि V सेम होता है, पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट चेंज होता है। तो I2 सिमिलरली निकालेंगे V बाई R2, I3 निकालेंगे V बाई R3। अब टोटल करंट अगर हम देखेंगे तो टोटल करंट इस पे सेम होगा। टोटल करंट अगर सेम होगा इन द सेंस मतलब सम होगा, जैसे आई का आई इफेक्टिव हम निकालना चाहें या आई टोटल निकालना चाहें तो I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सबकी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो जब हम सॉल्व करके निकालेंगे तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली जो आर इफेक्टिव मिलने वाला है वो 1/, में मिलने वाला है। 1/R इफेक्टिव इक्वल टू, सिंपल रखने के लिए आप ऐसा ही करोगे, 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जैसा है। इस बेसिस पे आप सॉल्व कर लोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि ये अपॉन में है, इसी वजह से इस पे मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलने वाला है। द सेवरल रेजिस्टर करेक्टेड इन पैरेलल इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल। मैंने बात किया था मिनिमम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है। तो यहाँ पे सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाता है आर इफेक्टिव निकालते हैं टाइम। अब डिसएडवांटेज क्या होता है सीरीज कनेक्शन का, देख लेते हैं वो भी। इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क द सर्किट विल ब्रेक एंड देन नन ऑफ कंपोनेंट विल वर्क। अगर सीरीज कनेक्शन में हमने कुछ जोड़ रखा है, कोई कनेक्शन कर रखा है, अगर बीच का कोई भी इन द सेंस कोई भी कंपोनेंट अगर काम करना बंद कर दिया तो आगे की सप्लाई उस पर नहीं जाने वाली है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट बल्ब एंड हीटर इन सीरीज। अगला पॉइंट, इससे डिसएडवांटेज क्या है, हम डिसएडवांटेज देख रहे हैं बेसिकली सीरीज कनेक्शन का। तो पहला तो ये है कि अगर एक फेल कर गया तो आगे का पूरा फेल हो जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज इस पर ये है कि अगर हम बल्ब और हीटर को साथ कनेक्ट करना चाहें सीरीज में तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बल्ब को अलग वैल्यू ऑफ करंट चाहिए ऑपरेट करने के लिए और हीटर को अलग चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी जनरली यूज पैरेलल सर्किट। हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इसका एक नया सोल्यूशन ले आए कि हम जो चीज़ें हैं हमारी सर्किट को हम पैरेलल में कनेक्ट करें। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि आप आयरन यूज करते हैं घर पे, हीटर यूज करते हो। बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके लिए मैंने ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है। हमारा आयरन हो गया, हीटर हो गया, तो ये बेसिकली इसी पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। बैटरी या सेल कोई भी आपने लगाया तो उस पर क्या होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि तभी वो करंट, इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कहीं ना कहीं करंट होगा, करंट होगा तो आगे की प्रोसेस होगी।
तो हम बात करते हैं कि करके सबसे पहला कहीं ना कहीं केमिकल चेंज हुआ तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल में क्रिएट हो गया। ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन मोशन, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे, करंट फ्लो होने लगेगा रजिस्टर से। हम पहले भी बात कर चुके हैं ये कैसे होता है। टू मेंटेन दिस करंट सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इस एनर्जी, ये करंट मेंटेन रखने के लिए जो सोर्स होगा हमारा वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को एक्सपेंड कर रहा होगा। अब एक्सपेंड कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ पार्ट इसका जो है, पार्ट ऑफ दिस एनर्जी कंज्यूम इन यूजफुल वर्क, मतलब इसका जो एनर्जी एक्सपेंड कर रहा है इसको हम यूजफुल वे में कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम बल्ब के लिए यूज़ कर रहे हैं तो लाइट ऑन हो रहा है, अगर फैन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फैन को रोटेट कर रहा है, हम यूज करते हैं कौन सी एनर्जी, जो सोर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है करंट को मेंटेन करने में। कहीं ना कहीं आगे बात करते हैं रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स, जो बची है, जो हमने यूज कर लिया उसके बाद जो एनर्जी बची हुई है वो हीट और हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होके टेम्परेचर को, जो गैजेट होता है उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, और जो जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उसी को हम बोलते हैं दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट दैट रेज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, जैसा भी आप ये इस्तेमाल। तो बेसिकली अगर ओवरऑल कंक्लूड करें तो कोई भी सेल होगा उससे अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से करंट फ्लो होगा, हम बात कर चुके हैं। करंट फ्लो करने लगेगा तो वो जो सोर्स होगा वो अपनी एनर्जी एक्सपेंड करता रहेगा उस करंट को मेंटेन करने में, और वो एनर्जी होती है वो हम यूजफुल वे में कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट उसका हीट में कन्वर्ट हो जाता है और जो उस टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और वही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में या इलेक्ट्रिक आयरन में। अब देखो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वर्क कैसे करता है, इसके लिए जूल्स ने अपना नियम दिया, एक ला दिया अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, द लॉ स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी उसका कुछ बेसिस है, कुछ प्रोपोर्शनलिटी है, कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है। 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। पहला पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हम पहले भी देख चुके हैं, करंट आई से डिनोट करते हैं, तो जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई, मतलब करंट की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ गिवन करंट, जो करंट है गिवन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर, जितने टाइम तक रजिस्टर में करंट फ्लो हुआ है उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। तो हीट कितने पैरामीटर पे प्रोपोर्शनल हुई है, डिपेंड कर रही है, पहला आई स्क्वायर पे, दूसरा आर पे, तीसरा टी पे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हीट का पूरा फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। एप्लीकेशंस देख लेते हैं इसके। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर ओवन हीटर, आप लोग जानते हैं बेसिकली घर में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ए बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, मैं वो जो बात कर रहा था ना 100 वॉट वाला बल्ब, उस पर टंगस्टन लगा होता है, वो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है और हीट की वजह से वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ये वो कॉन्सेप्ट है। दिस फिलामेंट कैन रिटेन एज मच एज ऑफ हीट जनरेटेड एज पॉसिबल, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हीट अपने पास रिटेन करना चाहता है टू बिकम वेरी हॉट एंड इमिट लाइट, ज़्यादा हॉट होने के लिए और उसके बाद उसकी वजह से लाइट इमिट करने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द फ्यूज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, आज आप लोग देख रहे हो फ्यूज यूज होते हैं हमारे यहाँ, तो वो क्या होता है ज़्यादा हीट होने के बाद वो पिघल जाता है या डिस्कनेक्ट होता है, ये सिक्योर प्रिकॉशन पर्पज़ के लिए ये सब किया जाता है। तो एप्लीकेशन आप हीट आप कहाँ पे कर सकते हो, आयरन पे, पहला टोस्टर ओवन हीटर बोल सकते हो, दूसरा है बल्ब पे, तीसरा क्या है फ्यूज पे। इलेक्ट्रिक पावर की बात हुई तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा पावर क्या है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड, मतलब जो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी के चेंज के रेट को, समझ रहे हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के चेंज का जो रेट है वो पावर है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप पहले याद कर लो, इट इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड, भूलना नहीं, ये वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, मस्ट है, डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सही बात है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट या कंज्यूम कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक सर्किट में होगी, नॉर्मल बात है। ठीक है, पी पावर आप देख सकते हो, पी इक्वल टू वी आई, कोई बात नहीं, वी को आप यूज कर सकते हो पिछले फॉर्मूले से, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर आपने पढ़ा है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी हो सकता है। तीनों फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला कौन सा है, P इक्वल टू वी आई, दूसरा क्या है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये तब काम आएगा जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया रहेगा, ऊपर वाला तब आपको काम आएगा जब आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, और एक बार फिर आपको P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये कब काम आएगा, जब आपको करंट नहीं दिया रहेगा। तो तीनों वे में तीनों फॉर्मूले में बेसिकली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ये सारी यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की क्या होती है, वॉट होती है। वॉट को W से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वॉट डिफाइन करने के लिए कभी कभी पूछ लेता है कोई, तो आप 1 वॉट इज डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 एम्पियर ऑफ करंट पासेस थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की करंट जब किसी भी 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हो आप। 1 वॉट क्या डिफाइन करोगे आप, 1 वॉट को आप डिफाइन करोगे जब 1 एम्पियर की करंट एक पोटेंशियल डिफरेंस से पास हो, तो उस पर जो एनर्जी आएगी, उस पर जो पावर आएगा, उसको 1 वॉट बोलेंगे। P इक्वल टू वी आई, आप फॉर्मूला याद रखना। इस पर आप 1 वॉट इक्वल टू 1 वोल्ट डॉट 1 एम्पियर कर सकते हो। अब लास्ट में आप इसको चैप्टर के एंड में हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग। तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है, हमारे घर में जो मीटर्स लगे होते हैं वो किस वे में काम करते हैं, वो बेसिकली किलो वॉट आवर में काम करते हैं, या किलो वॉट आवर को आप एक यूनिट बोल सकते हो, E इक्वल टू पी टी। ठीक है, आप इसका डायरेक्टली यूज आप जब न्यूमेरिकल्स में करोगे तो उस पर पूछा जाता है कितने हॉर्स पावर में हो गया, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप किलो वाट को, आप किलो को जगह आपको पता है 10⁻³ होता है, वॉट को आप वॉट रहने दो, आवर को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वो SI यूनिट जो वॉट की है वो जूल होती है। तो इस पर आप जब देखोगे तो 3.6 ऐसा 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाता है। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 10⁻6 जूल यूनिट हो जाती है कन्वर्ट करने में। और अगर हॉर्स पावर में कोई पूछता है तो 1 किलो वाट इक्वल टू 646 वाट हो जाता है। तो ये था आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर।